आज हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत जनरल फिजियोलॉजी। क्या है जनरल फिजियोलॉजी? जनरल फिजियोलॉजी का मतलब हुआ कि बॉडी के अंदर जो सामान्य वर्क है, सामान्य काम जो हो रहा है, उसका स्टडी हम लोग करेंगे। हाँ, सेल कैसे काम करता है, टिश्यू कैसे काम करता है, मसल्स कैसे काम करता है, ऑर्गेन कैसे काम करता है, नर्व कैसे काम करता है ना मज़े की बात। तो आज हम लोग नई नई बात को सीखेंगे। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन, यदि नर्सिंग एंड फार्मेसी से रिलेटेड और हेल्थ केयर से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ चाहिए तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक से जुड़ जाएं। तो होगी क्या, नई नई जानकारियाँ आती रहेंगी और आप भी इसका लाभ उठा पाएंगे। आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जनरल फिजियोलॉजी जो है, इसके अंतर्गत जो अभी हम लोग सीखेंगे वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंतर्गत पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वेसिक्युलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म को हम लोग स्टडी करेंगे। बॉडी फ्लूइड्स के अंतर्गत फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बॉडी फ्लूइड्स, फिर बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, फिर ये रिव्यू एंड रिवाइज भी करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे। तो इसमें जो हम आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले एक बात को मैं दोहरा दूं, फिर बातें समझ में आएगी। जो आपका टॉपिक है, क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत यह है जनरल, क्या है, जनरल फिजियोलॉजी, जनरल फिजियोलॉजी। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस जनरल फिजियोलॉजी के अंतर्गत क्या सीख रहे हैं। ये सीख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द substances across the cell membrane by three main mechanism। थ्री मेन मैकेनिज्म जो है, इसको मैं पहले लिख दूं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म, और जो तीसरा है वो है वेसिक्युलर ट्रांसपोर्ट। कोई दिक्कत आई? अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो होता है ट्रांसपोर्ट, जो होता है ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि इधर से उधर। मतलब ये है कि आना जाना, सेल मेम्ब्रेन बात करते हैं इसकी। एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल का बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर भी कुछ मटेरियल्स है, सेल के बाहर भी कुछ मटेरियल्स है। तो सेल के अंदर का सब्सटेंसेस और
सेल के बाहर का सब्सटेंसेस में भी तो कुछ लेन देन होगा, आना जाना होगा। इसका जो इनसाइड का जो सेल के इनसाइड में जो सब्सटेंसेस है वो बाहर जाएगा, ज़रूरत जिसका है, और सेल के जो बाहर है, आउटसाइड है, आउट में है, वह सब्सटेंसेस जब इन करेगा जिसका ज़रूरत है आएगा। तो बीच में जो ये आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोबाइलिपिड से मिलकर बना हुआ होता है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया, पढ़ाया है। तो आप इसको जानते हैं कि बाइलेयर फॉस्फोलिपिड से बना होता है। तो यहाँ कैसे ये, और परमिएबल है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये कौन चीज़ आएगा कौन चीज़ जाएगा ये सेलेक्ट किया हुआ, ये इनको मालूम है किसको अंदर आने देगा किसको बाहर जाने देगा। ये पहरेदार है, इसके बीच बीच में एक चैनल है, प्रोटीन चैनल है, चैनल के माध्यम से जाता है। तो आइए ये सेल के अंदर और सेल के बाहर जो आना जाना रहता है उसी मैकेनिज्म को ये कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसको समझते हैं। मान लीजिए आप एक ईंट को उठा करके थर्ड फ्लोर पर लेके जा रहे हैं, एक ईंट लिए आप थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं। तो एक ईंट को उठा करके थर्ड फ्लोर पर ले जाने में आपका एनर्जी खर्च हो रहा है, तो उसमें एनर्जी खर्च हो रहा है, आपने थर्ड फ्लोर पर रख दिया है। जब उसको गिराने की बारी आएगी तो सिर्फ वहाँ से धकेल देंगे, नीचे गिर जाएगी। अब बात आती है कि नीचे से ऊपर ले जाने में एनर्जी खपत हुआ था, जबकि ऊपर से नीचे गिराने में सिर्फ गिरा दिए, नीचे गिर गया। मतलब ये समझते हैं इससे कि जब यहाँ की बात होगी, अगर इधर हाई कंसंट्रेशन रहेगा, इधर लो कंसंट्रेशन रहेगा, तो फिर वही बात होगी। जब लो से हाई के तरफ जाएंगे या हाई से लो की तरफ जाएंगे तो एक में एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और एडिनो डाइफॉस्फेट, तो एटीपी का यूज होता है। जैसे इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि इसमें एनर्जी खपत नहीं होती है। किसमें? पैसिव ट्रांसपोर्ट में आने जाने में एनर्जी खपत नहीं होती है, जबकि इस दोनों में एनर्जी खपत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी खपत होती है, एटीपी यूज होता है। तो मैं इसे लिख दूं तो बेहतर रहेगा। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, इसमें हम लोग क्या समझते हैं? इसमें कि इसमें तो एटीपी का यूज नहीं होता, तो हम लोग कह सकते हैं नो एटीपी रिक्वायर्ड। पहली बात इसमें क्या है? नो एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी रिक्वायर्ड। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई एटीपी यानी कि एनर्जी यूज नहीं होता है। और ये करता क्या, क्यों नहीं होता है, सो समझिए। ये क्या करता है? मूव्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन
बस यही बात है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाता है तो एनर्जी की खपत नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ बातें होती है। क्या है, एक है सिंपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन, अब ये क्या है, ये सिंपल डिफ्यूजन है और दूसरी बात मैं लिख दूं तो बेहतर रहेगा। और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये क्या है, और एक होता है ऑस्मोसिस। अब यहाँ एक बात आती है कि कभी कभी ये सिंपल डिफ्यूजन कहे तो इसमें पैसिव, इसको फैसिलिटेटेड को डिफ्यूजन को पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं, समझ रहे हैं। इसको किसी किसी बुक में आपको इस तरह से मिलेगा, लेकिन एक ही समझना है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सिंपल डिफ्यूजन का अगर एग्जाम्पल लें इसका, तो जानते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के कारण, तो इसको सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। पहले इस बात को समझ लें, फिर वहाँ समझेंगे। और ये जो और भी है, इसमें कह सकते हैं कि फैट सोल्यूबल ड्रग जो है, फैट सोल्यूबल ड्रग, लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है, वह भी तो सिंपल डिफ्यूजन है। क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, ये सब भी डिफ्यूजन है, तो इसको कहेंगे पैसिव या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है ना। ऑस्मोसिस का मतलब हुआ जो वाटर का, अब आरओ समझते ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो हमें लगता है कि आरओ को भी आप समझ जाएंगे। अब आइए इसको समझेंगे, अगर तो ऐसे लिख दें, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट जो होता है उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, नहीं तो लिख दें, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, दिखाई पड़ रही है, ठीक। फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। शायद समझ गए होंगे ये बात। ये है, तो अब तक जो हम लोग समझे कि ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इन्हें समझ गए। अब समझेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो समझेंगे, इसके बाद क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा नंबर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, इसमें जो है रिक्वायर्ड एटीपी, इसमें रिक्वायर्ड होगा, जरूरत है, उसमें नो रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड एटीपी, हाँ इसमें एटीपी की जरूरत है। जब तक एटीपी नहीं होगा तब तक ये एक्टिव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मूव्स लॉ टू हाई कंसंट्रेशन, यही कारण है। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं कि जब ये लॉ से हाई में जाएगा तक और हाई से लॉ में, तो इस दोनों बात को समझिए क्यों जरूरी पड़ता है। जैसे मैंने समझाया था कि थर्ड फ्लोर पर आप जा रहे हैं तो उसमें एनर्जी लग रहा है लॉ से हाई में, तो यही तो है कि लॉ कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है? इसमें ज़रूरत है एनर्जी की। आइए अब देखते हैं, इसका भी टाइप्स है, इसमें भी है। इसमें क्या क्या हम लोग सीखेंगे? इसमें सीखेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आपने प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप्स को समझा है, तो सोडियम पोटेशियम का नाम सुने ही होंगे। तो सोडियम एंड पोटेशियम का नाम जो सुने होंगे तो वो आ जाता है, और नर्व और मसल्स जो एक्टिव होता है तो इसी मैकेनिज्म में, यहाँ लिख देते हैं नर्व मसल्स, इसी मैकेनिज्म में। जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो होता है उसमें ग्लूकोज है ना, सोडियम को ट्रांसपोर्ट इन इंटेस्टाइन में एंड किडनी में होता है ये चीज़, जिसमें सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट होता है। इंटेस्टाइन किडनी लिख देते हैं यहाँ, ये कहाँ पर इस तरह की बात होगी तो इंटेस्टाइन एंड किडनी, और भी जगह है लेकिन ये चीज़ लिख देते हैं किडनी। अब देखिए इसमें एक और बात आती है, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट है एक, एंटीपोर्ट। इसका मतलब समझे, एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों जाएगा, जैसे सोडियम पोटेशियम की बात की, अगर सोडियम पोटेशियम दोनों जा रहा है तो ये सिम्पोर्ट हो गया। अगर सोडियम अंदर जा रहा है पोटेशियम बाहर जा रहा है तो एंटीपोर्ट है। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, समझ रहे हैं? दिखाई पड़ रही है? आइए अब आगे बढ़ें। तीसरा जो है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है तो ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट इसमें क्या होगा तो एक को कहते हैं एंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस।
अब इंडोसाइटोसिस जो है, इंडोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस जो है, इसमें दो बात होती है। एक को कहते हैं फेगोसाइटोसिस, एक को कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, अब समझिए, ये सेल ईटिंग हुआ, ये सेल ईटिंग, और ये जो है सेल ड्रिंकिंग हुआ। ठीक है, ये आपको मिलेगा किसमें, इसी में, है ना। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये तो हुआ कि अंदर लेना, सेल के अंदर लेना, तो कैसे कैसे, सेल ईटिंग करके लेंगे, सेल ड्रिंकिंग करके लेंगे। अब सेल जो बाहर भेजेगा तो उसको कैसे कहेंगे, उसको कहेंगे क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसका क्या होगा। और दूसरा क्या, हार्मोन्स जो रिलीज होता है, हार्मोन्स, तो ये भी तो एक्सोसाइटोसिस है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, एंजाइम ये क्या है, एंजाइम ये क्या है, एक्सोसाइटोसिस है कि नहीं है। और जो बात है सेक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या है, ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर जो है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब, ये क्या है, ये एक्सोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस में आप देख लिए फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। तो अब हमको लगता है कि इस बात को आप समझ पाएंगे, जो ये बात है जिसको मैं अब दिखा रहा हूँ। ये रहा जनरल फिजियोलॉजी। आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन थ्रू 3 मेन मैकेनिज्म। फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, थर्ड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। आइए अब यहाँ देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स में इस चीज़ से आप फेमिलियर हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी क्या होता है। तो जिससे जैसे सेल के अंदर आना है या जो सेल के बाहर जाना है, तो इस मैकेनिज्म को जो हम लोग समझेंगे, जो अभी बोले थे हम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ढेर सारे चीज़ आते जाते हैं और मतलब आना और जाना दोनों है। तो उस मैकेनिज्म में जो है पैसिव, ये पैसिव जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसके अंतर्गत सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आता है। मैंने पैसिव डिफ्यूजन के जगह पर क्या लिखा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यही चीज़ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें डायरेक्ट एटीपी यूज होता है, और सेकेंडरी एक्टिव जिसमें सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट होता है, या तो सेम डायरेक्शन में या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। जैसे देखिए ये एक जा रहा एक आ रहा, एक है कि दोनों जा रहा या दोनों आ रहा। सिम्पोर्ट हो गया कि सेम डायरेक्शन में, और सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट मतलब हो गया विपरीत दिशा में। वेसिकुलर, अब ये वेसिकुलर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म है, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। तो ये जो आप देख रहे हैं एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत में आता है पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। ये अंदर लेने की प्रक्रिया है। पिनोसाइटोसिस मतलब है कि ड्रिंकिंग, मतलब पानी पिलाना, पानी पिलाना, पी लेता है उसको, पीना, जैसे खाना पीना। तो आप खाते भी तो अंदर, पीते भी है तो अंदर, मतलब आप खाते पीते हैं तो अंदर लेते हैं ना, है ना। फेगोसाइटोसिस
पिनोसाइटोसिस, ये हुआ अंदर लेना। जब बाहर करते हैं तो एक्सोसाइटोसिस, आप एग्जिट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विदिन एंड बिटवीन बॉडी फ्लूइड समटाइम्स अक्रॉस ए बैरियर सच एज द सेल मेम्ब्रेन इसेंशियल इन नॉर्मल फिजियोलॉजी। ये चीज़ को हम लोग यहाँ सीखेंगे। आइए, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो बता ही दिए, समझा दिए हैं, डिफ्यूजन को भी समझा दिए हैं, है ना। और देखते चलते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं जिसमें कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट डिफ्यूज डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्लूड लिपिड सोल्यूबल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड दैट क्रॉस बाय डिजॉल्विंग इन द लिपिड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। ये डिजॉल्व होकर के अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड, स्टेरॉइड, ठीक है। तो मेम्ब्रेन ही तो बायफॉस्फो लेयर से बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड है ना, उससे बना हुआ। तो उसमें आपने क्या सीखा था, जो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ मिलेगा सिंपल डिफ्यूजन, ये सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक ना। और अब आपको मिलेगा यहाँ दूसरा जो पैसिव डिफ्यूजन था, जहाँ इसके जगह पर लिखे थे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दिस पैसिव प्रोसेस इज यूज्ड बाय सम सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। अनएडेड फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड, ये सब जो है इसके अंतर्गत है। अब ऑस्मोसिस मैंने तो अभी तुरंत समझाया। अब आइए यहाँ देखिए, एक गिलास है, उसमें कॉफ़ी है डाला हुआ, उसमें चीनी डाल दिए, तो ये चीनी क्या गया, बैठ गया। अब धीरे 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 धीमे 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 ये डिजॉल्व हो जाएगा। तो डिजॉल्व हो जाएगा तो ये डिफ्यूज करके देखिए घुस गया है उसमें। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन है, सेल का बाउंड्री वॉल है, समझ रहे हैं। तो अब जो प्रोटीन चैनल है, ये इस चैनल के माध्यम से आएगा जाएगा। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये फॉस्फोलिपिड से मिलके बना है, बायलेयर है, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से ये बना हुआ है। 10 इंची का दीवार है, इधर भी ईंट है उधर भी ईंट है, समझे। अब बीच में ऐसा, मतलब इसको कहते हैं ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक। बीच में पानी नहीं रहता, इधर का इधर, उधर का उधर। ये सेल के बाहर का हिस्सा, सेल के अंदर, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। चलिए आगे देखते हैं। अब फिगर के माध्यम से समझिए, ऑस्मोसिस अक्रॉस सिंपल, ये अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें कि आप देख रहे हैं कैसे ये डिफ्यूज कर रहा है। चलिए इसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि आपको एटीपी का यूज़ होगा, केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP डिवाइस स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कैरियर मोलिक्यूल्स दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन एदर डायरेक्शन, है ना। द सोडियम पोटेशियम पंप, जो मैंने पढ़ाया है पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये सोडियम पोटेशियम जो पंप है, इसको भी समझिए, चूँकि नर्वस सिस्टम में भी पढ़े हैं, चूँकि इसी मैकेनिज़्म से सेक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन यही सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर, सोडियम पोटेशियम, इस तरह से ये एक्शन पोटेंशियल चलते रहता है। इस पोटेंशियल की बात है, आउटसाइड इनसाइड होता है। चलिए है यहाँ, बस यही बात है, यही बात मैं कह रहा था। ये देखिए, ये
है ना, पोटेशियम अंदर सोडियम बाहर, पोटेशियम अंदर सोडियम बाहर क्यों हो रहा है, इस तरह का बात। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो यहीं पर जो है क्या होता है, एनर्जी का यूज हो रहा है। ठीक है, ये समझते चलिए। अब ये जो आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इसमें जो है आपने दो चीज़ को देखा था। वेसिकुलर में क्या क्या देखे, एक एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में आपने क्या देखा था, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइट का मतलब होता है सेल ईटिंग, सेल कोई खा जाने से पार्टिकल है या कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है ना, देखिए इसको कैसे घेर रहा है, सेल मेम्ब्रेन से कैसे घेर लिया है, देख लीजिए कैसे डिजोल्व कर लिया, अपने में ले लिया। नहीं वो तो अलग है, ये ले लिया। अब इसको बाहर कैसे फेंक रहा है, सो देखिए एक्सोसाइटोसिस कर रहा है। एफ का जो एक्सोसाइटोसिस है, इधर जो है एंडोसाइटोसिस है। देख रहे, समझ रहे हैं ना। अब समझिए इसको किसके थ्रू, फिगर के थ्रू। आइए अब हम लोग चलेंगे फ्लूइड पर, इसको समझिए। हमारा शरीर भी सॉलिड लिक्विड गैस से मिलकर बना हुआ है। पूरे बॉडी की अगर बात करें तो 60%, चूँकि बच्चे में 75-80%, मतलब 70-75% जो है सो फ्लूइडे है। फिर ओल्ड में जाएंगे, बूढ़े में, तो 50-55% बच जाता है। मतलब ये है, तो एवरेज में लेके चलेंगे तो 60% है। 60% जो है फ्लूइड है, बाद बाकी जो है इधर सॉलिड गैस है, सॉलिड है। तो जो कि बात आपको यहाँ मिलेगा, कहीं न कहीं लिखा हुआ होगा कि 60% जो है यहाँ मिलेगा फ्लूइड। हाँ, यहाँ देखिए, हाँ 60% जो है बॉडी वेट के 60% फ्लूइड है। जिस फ्लूइड में हम लोग क्या करते हैं, उस 60% का 70% इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है और 30% एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। पहली बात, पूरे शरीर का वजन जितना है उसका 60% फ्लूइड है टोटल। उसमें से ई वाला फ्लूइड 70% है, ई वाला फ्लूइड 30% है। फिर ई वाला फ्लूइड में 2 भाग है। ई वाला फ्लूइड इसका भी है, इसका भी है, मतलब 2 पार्ट में। एक है प्लाज्मा एंड अदर बॉडी फ्लूइड है, एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो कि किसके लिए है, फ्लूइड के लिए। पहले तो हमने पूरे बॉडी का निकाला, अब जो है बॉडी में से फ्लूइड निकालने के बाद उस फ्लूइड का 70% और 30% निकाल दिए। 100% हो गया। अब इस 30% का भी 7.5% और 22.5% है। ठीक है। अब इंट्रा सेल्यूलर का मतलब है सेल के अंदर में जो फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मतलब है सेल से बाहर जो फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब लिक्विड। तो सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है, तो सेल के अंदर जो है वह 70% है, सेल के बाहर जो है वह 30% है। तो बाहर में भी एक 7.5% है, एक 22.5% है, जिसको यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इधर जो इंट्रा सेल्यूलर वाला है, इधर एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाला है। ठीक है। अब समझिए, थोड़ा सा छोटा इसलिए कर दिए, अब समझिए। यहाँ से देखिए, ये वाला जो आर्टरी या वेन, ऐसे ब्लड वेसल्स कहिए, नस कहिए, ये आया हुआ। इधर से एक उधर चला गया, एक इधर चला गया, देखते हैं। फिर एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। फिर जो है ये इधर गया, उधर चला गया, फिर वो इधर चला गया, फिर वो इधर चला गया। मतलब आपके मसल्स में या ऑर्गेन में नस जैसे जैसे गया, इधरों गया, उधर गया, ब्रांच, सब ब्रांच, सब ब्रांच, ब्रांच का भी ब्रांच, ब्रांच का भी ब्रांच, इस तरह से। तो देखिए, ये देख नज़र पड़ रहा है, ये लिम्फ वाला है। लिम्फ तो अलग है ना। देखिए, पूरे बॉडी में आर्टरी वेन का जाल बिछा हुआ है, पूरे बॉडी में
नर्व का जाल बिछा हुआ है, पूरे बॉडी में लिम्फ का जाल बिछा हुआ है। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं, ये इंट्रासेल्यूलर है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है। तो सेल जो भी बना हुआ सेल है, ये भी इसमें भी सेलें है। तो सेल के अंदर में, सेल के अंदर में जो फ्लूइड है, ये सब जो लाइन देख रहा है, दो सेल के बीच में, सेल के बीच में लिम्फ में। अब देखिए सेल के बीच में, एक तो सेल और सेल, फिर सेल के बीच में। तो अब छोटा करके देखते हैं क्या है, ऐसे समझिए। अब समझिए, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसको इंटरस्टेशियल फ्लूइड बिटवीन सेल के बीच में। अब देखिए यहाँ है, इसमें जो फ्लूइड है उसको इंटरस्टेशियल फ्लूइड कहते हैं। जबकि फ्लूइड इन लिम्फ में जो फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लूइड इन ब्लड प्लाज्मा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो ब्लड प्लाज्मा में फ्लूइड है उसको, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड तीन तरीक़ा से है। ये तीनों एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ये तीनों इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। तीनों एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड में है, या लिम्फ में है, या ब्लड वेसल्स में, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में है। तो मालूम हो गया ना, ब्लड प्लाज्मा में है या लिम्फ में है, या दोनों सेल के बीच वाली जगह में पड़ा हुआ है। चलिए, यह इसीलिए है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, फ्लूइड इनसाइड बॉडी सेल के अंदर में। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ऑल फ्लूइड आउटसाइड बॉडी सेल से बाहर। अब आइए, फ्लूइड इनसाइड ब्लड वेसल्स एंडोथेलियल सेल्स। तो क्या है ये? ब्लड वेसल्स हैं उसके में है, और एंडोथेलियल सेल्स में भी है, लेकिन ये इंट्रा सेल्यूलर है, सेल के अंदर का फ्लूइड इनसाइड ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स है तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है ना। अब फ्लूइड इनसाइड टिश्यू सेल, ये इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। ये तीनों इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। ये टिश्यू में है, एगो टिश्यू में है, एगो ब्लड वेसल्स में है, और एक जो यहाँ देख रहे हैं लिम्फ एंडोथेलियल सेल्स या ब्लड वेसल्स एंडोथेलियल सेल्स, उसमें है। चलिए इसको देखिए, ये कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट पर लीटर है, सोडियम पोटेशियम है, सब नॉर्मल प्लाज्मा लेवल है। सोडियम कितना रहना चाहिए? 135 से 145। सब बुक में थोड़ा सा वेरी कर जाता, कोई बात नहीं, है ना। फेजेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये कल पढ़ाएंगे, ठीक है, कल की क्लास में इसको बताएंगे।